गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर ओनली देखेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू द टेरिटरीज। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब आई थी फ्रॉम ब्रिटेन से, उन्होंने किस तरह से पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग के बाद में उन्होंने कैसे धीरे धीरे टेरिटरी लेना स्टार्ट किया और किस तरह से ब्रिटिश राज जो है पूरे इंडिया में हो गया था। तो इसके बारे में ये स्टोरी मतलब हिस्ट्री में बताया गया है किस तरह से ये एक्टिविटीज़ हुई थी, किस तरह से ये पूरा हुआ था। तो इसके क्वेश्चन आंसर आज हम देखते हैं। पहला है मैचिंग का है क्वेश्चन नंबर 1। दीवानी दीवानी जो एक राइट दिया जाता था दीवान को, जो वो वहाँ का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके उस पर्टिकुलर गांव का या पर्टिकुलर एरिया का। तो वहाँ के दीवान को ये राइट रहता था, उसकी बोलते थे, उस राइट्स को बोलते थे दीवानी। टाइगर और मैसूर पता ही है, टीपू सुल्तान को बोला जाता है। फौजदारी अदालत ये होता है क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जो केसेस रहते हैं। रानी चन्नम्मा चन्नम्मा ये कर्नाटका का एक उसने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चालू किया था, किट्टूर जो कर्नाटका में उसमें। और सिपाही जो है सिपाही को बोला जाता है। तो इस तरह से ये मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ए है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ पलासी। तो जब बंगाल पर उन्होंने कब्जा करना चालू किया, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद में जब वॉर हुआ तो वो पलासी प्लेस में हुआ था। तो उसके बाद से उन्होंने आगे अपना राज चालू करना चालू किया। बी है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर, ये मालूम ही है। सी है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था एक पॉलिसी उन्होंने चलाई थी, एक प्रिंसिपल उन्होंने चलाया था कि अगर आपका बेटा रियल में आपका कोई मतलब किंग का वो प्लेस में अगर किसी किंग का कोई अपना कोई बेटा नहीं है, तो वो उसका जो राज है वो किंग के बाद ब्रिटिश राज के पास आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने चलाया था। तो जैसे मैं बता रहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है किंग का, तो सारा राज जो है ब्रिटिश राज के पास चला जाएगा। ये डलहौजी ने चलाया था। डी आता है कि मराठास किंगडम वाज लोकेटेड मेनली इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर जो एरिया आपके जो थे महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ बड़ौदा, इंदौर और इस तरह के जो एरिया थे, ये सब वेस्टर्न पार्ट में आते थे। ये सब मराठा किंगडम में थे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। मुगल एम्पायर तो स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था, वो टाइम में वीक हो गया था और उसके बाद से ब्रिटिश राज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो फॉल्स है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। ऐसा नहीं था कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही ट्रेड करती थी। इससे पहले भी दूसरी कंपनी जो थी पुर्तगालीज़ की जो थी, पुर्तगाल की एंड फ्रेंच की और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया के साथ ट्रेड करती थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सी आ जाता है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। दैट इज़ करेक्ट, ट्रू। British did not introduce administrative changes in the territory they conquered. फॉल्स, वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये फॉल्स हुआ। अब बाकी के क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। तो इसका आंसर हमने लिखा है। The European trading companies were interested in buying cotton and silk produce in India and that had a big market in the Europe. तो वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी। और they are also interested in buying pepper, cloves, cardamom and cinnamon which were also in great demand in Europe. तो जो भी मसाला जो थे वो सब, ये सब में भी उनको बहुत इंटरेस्ट था, इनकी ये सब की बहुत डिमांड थी यूरोप में। तो दिस ट्रेडिंग कंपनी वॉज इंटरेस्टेड for this item.
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ते गए थे उसके बाद ही उन्होंने पलासी का वॉर हुआ था। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली क्या थे, द नवाब रिफ्यूज़ टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी। एक्चुअली जो कंसेशन दिए गए थे पहले के टाइम में, जो औरंगजेब के टाइम में कुछ कंसेशन दे दिए गए थे, ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, बट उसको मिसयूज़ होने लगा था कि जो उनके वाइसरॉय जो थे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर जो थे वो उसको मिसयूज़ करने लगे थे, ड्यूटी फ्री आइटम्स को। वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो यूज़ करते थे, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी वो यूज़ करने लगे थे। तो नवाब ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। उनको उस पर ट्रेड में से भी लार्जर शेयर चाहिए था, डिमांडेड लार्जर शेयर इन द कंपनी राइज टू ट्रेड, डिनाइड इट राइट टू मिंट कॉइन्स। उन्होंने मना कर दिया कि आप कॉइन मिंट नहीं कर सकते हैं, कॉइन्स नहीं बना सकते हैं। स्टॉप इट फ्रॉम फोर्टिफिकेशन, और उनको ये भी बोला कि आप जो फोर्ट बनाते हैं वो भी आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सब नवाब्स ने बोला। दे ऑल्सो अक्यूज कंपनी ऑफ डिसेट अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। तो उन्होंने अक्यूज़ किया कंपनी को कि आप हमारी जो अथॉरिटी होती नवाब की, उसको आप मानते नहीं हैं। कंपनी की तरफ से ही बोला गया, द कंपनी डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिसर वाज रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। ये बोलते थे कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वहाँ के नवाब के, वो बार बार में कुछ ना कुछ डिमांड रखते रहते हैं, उसकी वजह से ट्रेड ख़राब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे दीवानी जैसे होता है, जैसे मैंने बताया था पहले कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का राइट्स मिल जाता है। तो बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई अगर हमको दीवानी राइट्स मिल जाएंगे तो हमको जो फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रिटिश से, और हम लोग यहीं से लैंड का रेवेन्यू लेके उसी से हमारी फोर्सेस को और ये सब को फाइनेंस कर सकते हैं। तो दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। This solved a major problem that the company had earlier faced. Earlier, it has to buy most of the goods in India with the gold and silver imported from Britain. तो अब उनको ये सब करने दीवानी बनने के बाद इनका खुद का कलेक्शन होने लगा बंगाल से ही, तो ये सब उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्रिटेन से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ओके, हाँ, सब्सिडरी मतलब जब इंडियन रूलर्स को जो थे उन्होंने बोला कि हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, हम हमारी फोर्सेस मेंटेन करेंगे, आपको अपनी फोर्सेस मेंटेन नहीं करने की ज़रूरत नहीं, इसके बदले में आपको खाली कुछ फ़ीस देनी है। और ये होता ये था कि अगर वो फ़ीस देने के नहीं हो पाते थे तो उनकी जो है कुछ लैंड ले ली जाती थी। तो सब्सिडरी बेसिकली यही थी। तो थ्रू सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. Okay. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. तो इसे सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि in what way the administration of the company different from the Indian rulers। दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट था? इंडियन रूलर्स जो होते थे अपॉइंट करते थे दीवान को और नवाब को, हु आर रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्सेस एंड जनरेट रेवेन्यूज़। जबकि कंपनी ने बाद में नया सिस्टम चलाया, नया एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, विच कंपनी डिवाइडेड टेरिटरीज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। आपने ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी जिसका नाम सुना होगा, तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर। द सुप्रीम पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो था वो गवर्नर जनरल था। तो दे हैव एस्टेब्लिश न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस ऑल्सो, उन्होंने नए लगाया। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2 कोड्स, क्रिमिनल कोड फौजदारी अदालत एंड ए सिविल कोड दीवानी अदालत। तो इस तरह से दोनों का सिस्टम अलग अलग था। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी में क्या चेंजेस आए थे? विथ चेंजेस इन वारफेयर टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वारफेयर की, द कैवलरी रिक्वायरमेंट जो मतलब पैदल और घुड़सवार जो होते हैं उनको बोला जाता है कैवलरी।
रिक्वायरमेंट इन द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई थी, बट जो बड़ी जो कैनन और ये सब जो थी नए टाइप के जो उसमें आर्म्स आ गए थे। द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। ब्रिटिश डेवलप एंड यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, उन्होंने मिलिट्री कल्चर यूनिफॉर्म लगाई। सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ। तो नॉट ओनली उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसी तरह का डिसिप्लिन भी बना के रखना पड़ता था। दिस ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड। तो ये बाकी सब प्रॉब्लम आने लगी बिकॉज ब्रिटिश जो थी अपनी कल्चर को इसमें डिसिप्लिन में ला रहे थे, बट जो हिंदू सैनिक थे या मुस्लिम सैनिक थे उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। तो इस तरह से इनका चेंजेस उसमें आया था। जिस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।